हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सीज़न में जो मैं केस लेके आई हूँ, वो जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है और वो अंतरिम जमानत से रिलेटेड है। तो आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि ये अंतरिम जमानत क्या होता है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट को एक पर्सन को अंतरिम जमानत देना था, तो उन्होंने किस बेस पे ऐसा किया। और जो ये केस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और इसमें जो है एक फादर ने अपने लड़की की शादी के लिए यह ज़मानत लेने के लिए याचिका दायर किया था। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अंतरिम जमानत होता क्या है और किस तरह से इसको कोर्ट से लिया जा सकता है। और जो आज ये केस है उसके माध्यम से हम लोग ये भी देखेंगे कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पर्सन थे, जो फादर थे, इनको अंतरिम जमानत दिया। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो अंतरिम जमानत होती है वो होता क्या है। तो ये जो अंतरिम जमानत होता है इसका उल्लेख हमारे यहाँ कहीं पर भी किसी भी कानून में नहीं किया गया है। जैसे कि सीआरपीसी में और जमानत से संबंधित बातें बताई गई हैं, चाहे एंटीसिपेटरी बिल हो या फिर रेगुलर बिल हो, इन दोनों बिल के बारे में हमारे सीआरपीसी में हमको बताया गया है। लेकिन जो ये अंतरिम जमानत या अंतरिम बिल होता है, इसके बारे में सीआरपीसी में भी कहीं इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, नाम के तौर पे कि ये अंतरिम जमानत होता क्या है। लेकिन ये जमानत हमारी अदालत, न्यायालय समय समय पर लोगों को देती रहती हैं। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से सुन ही रखा होगा, अभी हाल में जो है मनीष सिसोदिया को भी इसी जमानत, अंतरिम जमानत पे 3 दिनों के लिए रिहा किया गया। उनकी भतीजी की शादी थी, तो इसलिए उनको कोर्ट ने यह जमानत दिया है। ऐसे ही पवन खेड़ा के बारे में भी अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा, उनको भी कुछ दिनों के लिए अंतरिम जमानत पे छोड़ा गया था। ऐसे तमाम केस हैं जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, कोई भी कोर्ट ज़रूरत पड़ने पर लोगों के ज़रूरत के हिसाब से अंतरिम जमानत देते रहते हैं। तो चलिए हम लोग अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये अंतरिम जमानत होता क्या है। तो जैसा कि जो ये जमानत होता है ये तब दिया जाता है जैसे कि किसी भी पर्सन ने बिल के लिए अपना पहले से ही आवेदन डाल रखा है, यानी कि रेगुलर बिल या फिर एंटीसिपेटरी बिल, किसी भी तरह की दोनों बिलों में से कोई भी बिल के लिए उसने पहले से ही अपनी प्रक्रिया चालू रखी है। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो दोनों बिल हमको मिलते हैं तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। पहले कोर्ट में जब सब कुछ, सारे मामले को समझ के, जान के, सब कुछ अच्छी तरह से कोर्ट के सामने जब मामला क्लियर हो जाता है, तभी कोर्ट हमें जो है इस तरह के रेगुलर बिल या फिर ये हमारा जो एंटीसिपेटरी बिल दिया जाता है। तो इसकी प्रोसेस बड़ी लॉन्ग हो जाती है। इसलिए जैसे किसी पर्सन को बहुत ही आवश्यक पड़ गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन दोनों बिलों को मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसीलिए लोग जो है कोर्ट से आग्रह करते हैं कि हमको ये अंतरिम जमानत दी जाए। तो ये जो अंतरिम जमानत होती है, कोर्ट इसे ऐसे ही नहीं दे देता है। पहले वो मामले को पूरी तरह से समझता है और आवश्यकता को देखता है पर्सन की, कि जो भी पर्सन इस मांग रहा है इस तरह की जमानत, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं और वो क्यों मांग रहा है। और जब तक कोर्ट को ये सब बातें सही से समझ में नहीं आ जाती हैं कि ये पर्सन क्या हमें धोखा भी दे सकता है, भाग सकता है या कुछ कर सकता है, ये सब चीज़ों की सब तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही कोर्ट जब पूरी तरह से निश्चिंत हो जाती है कि हाँ, इस पर्सन को अंतरिम जमानत दी जा सकती है, तभी दिया जाता है। इसके लिए जो है कोई नियम कानून तो हमारे यहाँ नहीं बनाए गए हैं। लेकिन ये जो बिल होती है, ये देखिए हमारे भारत में जैसा कि कहा गया है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र होने का अधिकार है, स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ये हमेशा ये बात कहता है। तो ये जमानत जो प्रक्रिया होती है, वो चाहे जिस तरह की जमानत हो, ये लोगों को इसीलिए दी जाती है क्योंकि जब तक उन्हें दोष सिद्धि नहीं कर दी जाती कि हाँ, यह व्यक्ति इस जो दोष उसके ऊपर लगाया गया है इसके लिए ये अपराधी ही है, तब के लिए अगर कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना चाहिए तो वो रिहा कर सकती है। तो उसी के अंतर्गत ही एक अंतरिम जमानत भी आता है। तो कोर्ट समय समय पर यह अंतरिम जमानत के फैसले सुनाती रहती है। जैसे 1-2 केस हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं जिसमें जो है कोर्ट में अंतरिम जमानत दी गई है। जैसे एक केस था, होरीलाल वर्सेज यूपी राज्य का केस है, 2009 का केस था।
तो इस होरीलाल वर्सेस यूपी राज्य के जो 2009 का केस है, इसमें क्या था, जो याचिकाकर्ता थे उनको अपनी पत्नी की क्या करानी थी, सर्जरी करानी थी। उन्होंने बिल के लिए एक जो है डाल रखा था अपना आवेदन, लेकिन क्या होता है कि उन्हें जैसे रेगुलर बिल मिलने में काफ़ी समय लग जाता, रेगुलर बिल मिलने में टाइम लग जाता, इसलिए उन्होंने जो है कोर्ट से अंतरिम बिल के लिए, अंतरिम जमानत के लिए याचिका किया। तो याचिकाकर्ता जो थे उनका ये कहना था कि मेरी जो वाइफ है उनकी सर्जरी करानी है और मेरे घर में और कोई नहीं है। ये जो मेरी वाइफ है, इनके एक पिता हैं, वो भी बहुत बुजुर्ग हैं, तो वो हमारी वाइफ का सर्जरी नहीं करा सकते, इसलिए हमें अंतरिम बिल दे देनी चाहिए जिससे मैं अपनी वाइफ की मैं सर्जरी करा सकूं। तो यहाँ पे कोर्ट ने उन्हें अंतरिम बिल दिया था। ऐसे एक एग्जाम्पल आपको और बताते हैं हम। प्रिया रंजन वर्सेस उड़ीसा राज्य का केस है, 2021 का ही केस है ये। इसमें क्या होता है कि जो आरोपी होती है उनकी माँ की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो इसके कारण उन्हें याचिकाकर्ता थे जो उन्हें अंतिम जमानत दिया गया था कि अपने माँ के तिरही बरखी वगैरह में शामिल होने के लिए, अपनी माँ के मतलब मुख को देखने के लिए। तो इस तरह से कोर्ट को अगर ये लगता है कि हाँ इस पर्सन को हम अंतरिम जमानत दे सकते हैं, तभी कोर्ट इस तरह का जमानत देती है। अब देखिए, अब कुछ नियम और शर्तें होती हैं जिसके अनुसार हमें जो है, जो भी पर्सन याचिका मतलब डालता है, कहने का मतलब उस पर्सन को तभी बेल दी जाती है, नहीं तो नहीं दी जाती। जैसा कि जो जमानत की शर्तें हैं वो ये है कि आवेदन जो भी करता है जब भी आवश्यक हो पूछताछ के लिए क्या हो, स्वयं को उपलब्ध कराए। यानी कि जिस पर्सन को अंतरिम बिल दिया जा रहा है उस पर्सन के लिए आवश्यक हो कि जब भी पुलिस थाने में उसकी ज़रूरत पड़े वह वहाँ पे अपने आप को उपस्थित करे। वो पुलिस में मतलब की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जब भी ज़रूरत पड़े उस पर्सन की, तो वो पर्सन पुलिस के बुलाए जाने पर अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत करे। और उसके साथ ही साथ आवेदक को किसी भी गवाह को धमकाएगा नहीं, ना ही तो किसी सबूत से कोई छेड़छाड़ करेगा। जैसे कि मान लीजिए याचिकाकर्ता जिसने अंतरिम बिल के लिए मतलब आवेदन किया था और उसे अंतरिम बिल मिल गई, तो उसमें यह शर्त भी रखी जाती है कि आप किसी भी गवाह को भड़काएंगे नहीं, यानी कि गवाही देने से नहीं रोकेंगे, या गवाह को किसी भी तरीके से आप जो है ऐसा नहीं करेंगे कि गवाह देने से ही मना कर दे, या फिर आप ये काम भी नहीं करेंगे कि कोई सबूत वगैरह है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो ये सब भी शर्तें रखी जाती हैं। और उसके साथ ही साथ न्यायालय की अनुमति के बिना आप भारत से कभी बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं भारत से बाहर जाना है तो सबसे पहले आप न्यायालय की पूर्व अनुमति लीजिए, तभी आप जो है जा सकते हैं। और अदालत अपने अनुसार कोई भी शर्त लगा सकती है। मतलब अदालत को यह कहा गया है इन शर्तों में कि अपने अनुसार उनको जैसा ज़रूरी लगे वह किसी भी तरीके से शर्त लगा सकती हैं कि इन शर्तों का आप पालन करेंगे तभी आपको ये बिल दिया जाएगा। तो जब पर्सन इन तरह की शर्तों का पालन करता है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ इस पर्सन को अब हमको बिल दे देनी चाहिए, तो वो दे देते हैं। तो आज का जो हम केस है उसे अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जान लिए कि अंतरिम बिल क्या होती है और कैसे दिया जाता है, क्या नियम और शर्तों के साथ दिया जाता है, तो ये सब जानने के बाद हम लोग कब केस अपना सुनते हैं कि केस क्या है। जैसा कि ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का केस है। उसमें क्या होता है कि एक पिता है, अपनी बेटी की शादी के लिए अंतरिम बिल मांगते हैं। उन पे मर्डर का चार्ज लगा हुआ था, यानी कि हत्या का इल्ज़ाम लगा हुआ था और उनका केस चल रहा है कोर्ट में। और उन्होंने अपने बिल के लिए जो भी वो प्रक्रिया अपनाई थी, लेकिन अभी वो मिली नहीं थी, तो इसलिए वो कोर्ट से कह रहे थे कि मुझे अंतरिम बिल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आग्रह किया कि सर मुझे जो है अंतरिम बिल दिलवाया जाए जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, उसके लिए दूल्हा ढूंढ सकूं। तो देखिए, एक पिता की यहाँ पे मजबूरियाँ थी और कोर्ट से उन्होंने, कोर्ट ऐसे ही किसी को नहीं अंतरिम बिल दे देगा। पहले कोर्ट ने कहा कि भाई ये काम तो कोई और भी कर सकता है। तब उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में कोई नहीं है, मेरी पत्नी है जिसने पहले से ही 2 लड़कों को देख रखा है, और मेरी लड़की अभी 20-21 साल की है और उसकी शादी करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ऐसे मामलों में फंस गया तो मैं पता नहीं कब तक बाहर निकलूँगा और मेरी बेटी की शादी रुकी रह जाएगी। मेरी वाइफ पहले से ही 2 लड़कों को देख चुकी है। अब मुझे फाइनल करना है कि उन 2 लड़कों में से किसको मैं चुनूँ और वो किस तरह का लड़का है, इसकी जांच पड़ताल भी मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरे बेटी के भविष्य का मामला है और मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी पत्नी है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जो ये कार्य कर नहीं सकते हैं। अब मेरे सिवा ये कार्य कोई नहीं कर सकता है। तो अब कोर्ट ने जब सारे मामले को समझा, देखिए कोर्ट तो ऐसे ही कोई भी कहानी सुना करके जो है पहले कोर्ट से अंतरिम बिल ले सकता है, लेकिन
कोर्ट पहले पूरा हर चीज़ का जांच पड़ताल करती है, पहले देखती है कि सच में आप जो कह रहे हैं वो बातें सत्य है कि नहीं, आपको जो हम बिल देने जा रहे हैं आप उसका मिसयूज़ तो नहीं करोगे। हर तरह की जब सारी जानकारी जब कोर्ट ले लेता है तभी कोई फैसला आपको अंतरिम बिल का देगा, नहीं तो नहीं दिया जाता है। इस तरह से नहीं दे दिया जाता है कि आप उसका मिसयूज करिए जा करके। तो इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि नहीं ये पर्सन सही बोल रहा है और अपनी बेटी की शादी के लिए ही ऐसा कह रहा है और ये मर्डर केस में फंसा हुआ है, ये सच बोल रहा है कि अगर मान लीजिए भविष्य में इसकी दोष सिद्धि हो जाती है तो ये काफ़ी दिनों के लिए जेल चला जाएगा, तो यह जो है इसकी लड़की की सच में शादी में दिक्कत आ रही है। तो अब इसकी वाइफ अकेले बेचारी है, अगर वो पहले से 2 लड़के पसंद करके रखी हुई है तो इसको हम बिल दे देते हैं। तो देखिए इस बिल में इस मतलब केस में उसको सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन का अंतरिम बिल दे दिया था। अब देखिए इस बिल में क्या होता है कि जो ये जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन का इस पर्सन को बिल दिया लड़की के लिए दूल्हा ढूंढने के लिए, तो ये 45 दिन के अंदर कोर्ट का ये कहना रहता है कि आप 45 दिन के बाद उपस्थित हो जाएंगे पुलिस थाने में। और अगर आप 45 दिन के बाद पुलिस थाने में उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे ही समय अवधि खत्म हुई आप नहीं उपस्थित होते हैं, तो तुरंत आपको वारंट जारी कर दिया जाएगा और आप गिरफ्तार कर लिए जाओगे। तो इस बिल में यह बात शर्तों में पहले ही बताई दी रहती है कि जितने दिन की बिल दी जा रही है, जैसे मनीष सिसोदिया को 3 दिन का बिल दिया गया था उनकी भतीजी की शादी में उनको शामिल होने के लिए, तो 3 दिन का ही वो बिल माना जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, बाद में आपको ज़रूरत पड़े आप बढ़वा लीजिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन शुरू में जैसे आपको जिस समय आपने मांगा वो जितने दिन के लिए बिल दी जाती है, आप उतने दिन के बाद इसका यही शर्त ही है कि आप उतने दिन बाद अपने आप उपस्थित हो जाइए थाने में। नहीं उपस्थित होते हैं तो वारंट जारी कर दिया जाता है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्सन से कहा कि 45 दिनों का मैं आपको दे रहा हूँ अंतरिम बिल, 45 दिन के बाद आप जो है आके उपस्थित हो जाइएगा पुलिस थाने में। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं वारंट जारी करूँगा और आपकी गिरफ्तारी करवाऊँगा। तो ये है एक केस जो एक मजबूर पिता को सुप्रीम कोर्ट ने जो है अंतरिम बिल के द्वारा उसकी लड़की के लिए वर ढूंढने के लिए, लड़का ढूंढने के लिए उसको अंतरिम बिल दिया। तो अंतरिम बिल हमारे यहाँ जो दी जाती है वो बहुत सोच समझकर कोर्ट के द्वारा दी जाती है और इसके नियम कानून हमारे यहाँ नहीं बनाए गए हैं। ना तो CRPC में इसके बारे में थोड़ा बहुत जो बताया गया होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से क्लियर कोई सेक्शन के माध्यम से इसे डिफाइन नहीं किया गया है। तो यह बिल सिर्फ न्यायालय ही दे सकते हैं और न्यायालय के मतलब माध्यम से ही इसको दिया जाता रहता है समय समय पर। तो यह बिल एक तरह से लोगों की बहुत ही मदद करता है, ज़रूरतमंदों की, कि जैसे किसी को बहुत ज़रूरत है तो वहाँ पे इस बिल का हम यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए